नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो देखो, हम इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने 2-3 ऐसे आर्टिकल्स तो डिस्कस किए हैं पिछले कुछ दिनों में कि क्राइसिस की सिचुएशन में जुडिशरी ने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया है, लेकिन आज ये जो हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे इसमें अलग एस्पेक्ट है, अपोजिट एस्पेक्ट है कि क्राइसिस की सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि कोई आदेश जारी किया जाता है तो इससे एग्जीक्यूटिव का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक अलग पिक्चर है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को बेसिक्स के साथ। दूसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे अफ्रीका में किस प्रकार से इंडिया और चाइना दोनों इस क्राइसिस की सिचुएशन में ह्यूमैनिटेरियन एड काफ़ी दे रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, और कैसे दोनों की जो अप्रोच है वो अलग है। तीसरे नंबर पर वर्कफोर्स हैबिट्स से संबंधित ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और वैसे हिंदू में ये जो बड़ा आर्टिकल है इसमें भी 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करके हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे डिटेल से, और ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। संविधान में जो कंसेप्ट प्रोवाइड किया गया है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, उस कंसेप्ट को आपको डिस्कस करना है। और दूसरा पार्ट ये है, इस कंसेप्ट ने रिसेंट टाइम में कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं ये भी आपको बताना है। टोटली ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। देखो, दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। मतलब कैसे विभिन्न पिलर्स ने अपने डोमेन से बाहर आकर काम किया है, इस कंसेप्ट के विरुद्ध जाके काम किया है, वो आपको डिस्कस करना है दूसरे पार्ट में। सिर्फ एक पिलर पे आप फोकस मत कीजिएगा कि हाँ, जुडिशरी ने अपने डोमेन में बाहर जाके काम किया है, लेजिस्लेचर्स ने भी ऐसा किया है, एग्जीक्यूटिव्स ने भी ऐसा किया है। जैसे ट्रिब्यूनल्स का आप एग्जांपल दे सकते हो कि रिव्यू करना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के डिसीजंस को, वो काम कोर्ट्स का है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स का जो कंसेप्ट है वो इस कंसेप्ट को वायलेट करता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश की डेमोक्रेसी में जुडिशरी के रोल एंड जुडिशरी की फंक्शनिंग के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, किसी भी देश की डेमोक्रेसी में स्टेट की जो पावर्स हैं वो 3 पिलर्स के ऊपर रेस्ट करती हैं। पहला पिलर जुडिशरी, दूसरा पिलर लेजिस्लेचर और तीसरा पिलर एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट होता है इन 3 पिलर्स के बीच, और हमारे संविधान में भी ऐसा ही प्रोविजन किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कौन से पिलर के पास कितनी पावर होगी, ये क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। मतलब पावर्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है, ताकि टकराव ना हो आपस में विभिन्न पिलर्स का, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे जुडिशरी को काम दिया गया है आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के फैसलों को रिव्यू करना है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट। लेजिस्लेचर्स को काम दिया गया है आपको कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव्स को काम दिया गया है आपको कानून को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबको साफ साफ बता दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट के अंतर्गत कि आपको क्या काम करना है, ताकि कोई एक पिलर दूसरे पिलर के कामकाज में इंटरफेरेंस ना करे। देखो, एक और कंसेप्ट होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का। ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि 3 पिलर्स में से कोई एक पिलर बहुत ज़्यादा मजबूत होके उभरे और दोनों पिलर्स के ऊपर अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर ले। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक कंसेप्ट होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का। इस कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे देखो, अगर कोई जज मिसकंडक्ट करता है तो उसका इम्पीचमेंट हो सकता है, इसके लिए संविधान में प्रोविज़न किए गए हैं। दूसरा, अगर लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। अगर एग्जीक्यूटिव्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो पार्लियामेंट में उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती है तो स्टेट असेंबलीज में उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है, क्वेश्चन आवर के माध्यम से या फिर दूसरे टूल्स के माध्यम से। तो ये कंसेप्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस का, ताकि हर एक पिलर पे बाकी जो पिलर्स हैं वो नज़र रखें और कोई भी पिलर बहुत ज़्यादा मजबूत होकर ना उभरे, अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश ना करे बाकी पिलर्स के ऊपर।
ये कंसेप्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस का। अब देखो एक और रिलेटेबल कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। मान लीजिए ये कंसेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर्स का। ये 3 पिलर्स थे, सबकी पावर अलग अलग थी। लेकिन होता क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म के कंसेप्ट में, अगर लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन से बाहर आके काम करती है, पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। पहले पावर्स इस प्रकार से थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का दायरा इंक्रीज कर लेती है। जो काम पहले एग्जीक्यूटिव का था, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, वो काम सुप्रीम कोर्ट करने लगती है। जो काम लेजिस्लेचर का था, कानून बनाना, वो काम सुप्रीम कोर्ट करने लगती है। और किस लिए? इसलिए क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, लोगों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है, अपनी जुरिडिक्शन से, यानी जो पावर्स उनको दी गई हैं उनसे बाहर आके काम करती है। मतलब लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आके काम करती है। इस चीज को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए। अब हम पर्टिकुलर हमारे देश की बात करते हैं। देखो जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय ऐसे लीडर्स सत्ता में आए, फॉर एग्जांपल नेहरू, पटेल, जिन्होंने आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष किया था। तो आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में इन लीडर्स की पोजीशन काफ़ी बड़ी थी और जनता के सामने इनकी इमेज बहुत बड़ी थी। इसलिए जुडिशरी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सरकार के फैसलों को स्ट्राइक डाउन किया जा सके। उसके बाद क्या हुआ, 1970s में इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभरी और बहुत सारे जजेस ने उनके सामने घुटने टेक दिए। देखो घुटने टेक दिए, ये लाइन थोड़ी हार्श हो सकती है, लेकिन इसका एग्जाम्पल है 1976 का एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर केस में क्या हुआ था याद कीजिए, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। एडीएम जबलपुर केस में उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की एक बेंच ने कहा कि राइट टू लिबर्टी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ सर्कमस्टांसिस में इस राइट का वायलेशन हो सकता है। तो जुडिशरी के माथे ये जो जजमेंट है वो क्लंक है। आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है इस जजमेंट का। जब भी सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाती है, इस जजमेंट का एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन देखो 1976 के बाद अपने इस क्लंक को धोने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट किया। पीआईएल का कंसेप्ट आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। उसके बाद लोकस स्टैंडी का जो कंसेप्ट है उसको भी रिलैक्स कर दिया गया। क्या कंसेप्ट है लोकस स्टैंडी का? देखो लोकस स्टैंडी का कंसेप्ट ये है, कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन टू फाइल सूट इन कोर्ट। मतलब किसी पर्सन की कैपेसिटी कोर्ट में लिटिगेशन फाइल करने की। ये कंसेप्ट है लोकस स्टैंडी का। पहले देखो क्या हुआ करता था, 1982 से पहले जिस पर्सन के अधिकार वायलेट हुए हैं, मान लीजिए मेरा कोई अधिकार वायलेट हुआ है तो मैं ही जा सकता हूं कोर्ट में, मेरी तरफ से और कोई पर्सन नहीं जा सकता। लेकिन इस कंसेप्ट को रिलैक्स कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसपी गुप्ता जजमेंट में 1982 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पर्सन जिनका डायरेक्टली कोई अधिकार वायलेट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अधिकार वायलेट हुआ है, तो उनकी तरफ से, मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनकी तरफ से कोई और केस और पर्सन भी केस फाइल कर सकता है। समझ गए? तो मतलब पहले तो कंसेप्ट ये हुआ करता था ना, जिसका अधिकार वायलेट हुआ है वही आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। लेकिन कंसेप्ट रिलैक्स होने के बाद क्या हुआ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो पर्सन जिसका डायरेक्टली कोई राइट वायलेट नहीं हुआ है वो भी आ सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने यूपीएससी का फॉर्म फिल नहीं किया है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में अब जा सकता हूं, बोल सकता हूं कि सर जी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जो महामारी के बाद अब अपने घरों में जा चुके हैं, तो उनको इजाज़त दी जाए कि वो अब अपना सेंटर चेंज कर सकें। आप ऐसी डायरेक्शंस दीजिए डीओपीटी को, और डीओपीटी फिर फर्दर डायरेक्शंस दे यूपीएससी को। तो मेरा कोई डायरेक्टली राइट वायलेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया, लेकिन चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स की तरफ से मैं भी केस फाइल कर सकता हूं। तो ये एग्जाम्पल है किस प्रकार से लोकस स्टैंडी का जो कंसेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स कर दिया 1982 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माथे पर जो कलंक लगा था, सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे उसे धोने का प्रयास कर रही थी। तो 1982 के बाद से तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को असर्ट कर दिया। जुडिशल एक्टिविज्म का कंसेप्ट हमारे देश में इमर्ज होकर आया, क्योंकि लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स में बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे आदेश दिए जो वैसे सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आते थे। वो काम करना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी थी, लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। आर्टिकल 32 में 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइल की जा सकती हैं, और उसमें से एक है रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस एक प्रकार से ऑर्डर होता है सुपीरियर कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, पब्लिक अथॉरिटी को, कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। समझ गए? मतलब लोअर कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, पब्लिक अथॉरिटी की जो ड्यूटी है, अगर वो ठीक से पूरी नहीं करते हैं तो सुपीरियर कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि आप अपने काम को ठीक से कीजिए, जो कि अभी तक आप ठीक से नहीं कर पाए हो। इसके बाद देखो आर्टिकल में एक डिफरेंट एस्पेक्ट स्टार्ट होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। जब जुडिशल एक्टिविज्म देखने को मिलता है, मतलब ये सेपरेशन ऑफ पावर है, जब जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाके काम करने लगती है, तो इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। क्योंकि देखो जजेस जो हैं उनको तो इलेक्ट नहीं किया गया है, उनको तो अपॉइंट किया गया है। जजेस की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना भी रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। अगर देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई गलती करते हैं तो जनता का प्रेशर होता है डेमोक्रेसी में, वो अपने आप से रेक्टिफाई कर सकते हैं उस गलती को। अगर नहीं करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविज़न है। अब आपके मन में आया होगा कि जज को भी तो इम्पीच किया जा सकता है अगर कोई जज गलती करता है, लेकिन देखो प्रैक्टिकली बात करें ना, अभी तक हमारे देश में कितने जजेस को इम्पीच किया गया है? 0। एक भी जज को अभी तक हमारे देश में इम्पीच नहीं किया जा सका है। इसके अलावा जुडिशरी की अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जुडिशरी के सामने डेटा रखती हैं, या फिर जो वकील जुडिशरी के सामने डेटा रखते हैं, उसके आधार पर जजेस के द्वारा डायरेक्शंस दी जाती हैं या फिर ऑर्डर पास किया जाता है। तो इसलिए भी जुडिशरी देखो कैपेबल नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाकर काम करने में। इवन देखो जुडिशरी के पास एक्सपर्टीज भी नहीं होती। देखो जब कानून बनता है ना, आपको पता है कानून कैसे बनता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ड्राफ्ट जाता है जनता के पास या फिर वेरियस कमेटीज़ के पास। तो एक टफ प्रोसेस से होके गुजरता है कोई बिल, तब जाके वो कानून बनता है। लेकिन जुडिशरी कई बार कोई कानून बना देती है। जुडिशरी के पास थोड़ी ना एक्सपर्टीज़ है, जुडिशरी को थोड़ी ना पब्लिक इंटरेस्ट का पता है इतना गहराई से, तो इसलिए उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। यूं वो कानून बनाएंगे तो अच्छा कानून नहीं बन सकेगा। बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि हाईवेज के नज़दीक शराब के ठेके जो हैं उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से सोचा ही नहीं कि क्या ये पॉसिबल है। कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कितने सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, इकोनॉमी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं सोचा, आदेश पारित कर दिया। बाद में कुछ महीनों के बाद जब रियलाइज़ हुआ सुप्रीम कोर्ट को, सरकार ने डेटा रखा कि इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स से बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, कैओस क्रिएट हो जाता है। और ख़ास करके देखो टफ सिचुएशंस में, जैसे देखो अभी कोविड-19 की महामारी है, ये एक टफ सिचुएशन है। टफ सिचुएशंस में क्या होता है,
जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। जैसे देखो, विभिन्न गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं इस महामारी पर काबू पाने में, इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने में और जनता की वेलफेयर को सुनिश्चित करने में। लेकिन कई बार मीडिया या फिर कुछ दूसरे लोग बार बार सरकार की जो कमियां हैं उनको हाईलाइट करते हैं। इसमें देखो कुछ भी गलत नहीं है, डेमोक्रेसी में सरकार की कमियों को तो हाईलाइट करना ज़रूरी ही है, तभी तो वो एड्रेस होंगी। लेकिन देखो, जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट को एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि मीडिया या फिर दूसरे जो लोग हैं वो तो सिर्फ कमियों को बताते हैं, बट ये पूरी पिक्चर नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पर सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छा भी काम किया है, लेकिन मीडिया के प्रेशर में आके, पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में आके कोर्ट कुछ ऐसा आदेश जारी कर देती है सरकार को जिसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और देखो होता क्या है, पहले जो पब्लिक ऑफिशियल्स टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, उनका सारा ध्यान इस तरफ केंद्रित हो जाएगा कि कोर्ट को जवाब देना है, पेपर्स तैयार करना, सरकारी वकील की बात सुनना, सरकारी वकील को राय देना कि कोर्ट को कैसे आदेश दिया जाए। उनका सारा ध्यान इसी तरफ केंद्रित हो जाता है और वो पहले जो टफ सिचुएशन को काउंटर करने के लिए काम कर रहे थे उस पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो टफ सिचुएशन में कोर्ट को ये बातें समझनी चाहिए। आप एग्जीक्यूटिव को मौका दो ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें, लेकिन आप कुछ ऐसा आदेश मत पारित करो जिससे एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए, उनकी जो एनर्जी है वो आपको जवाब देने में पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाए। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो जजेस के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके अनुसार जज बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे और किसी भी प्रेशर के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन कई बार ये सामने आता है कि पब्लिक ओपिनियन या फिर मीडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, जजेस जो हैं उसी के अनुसार फैसला दे देते हैं, बट इससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो जुडिशरी को ऐसा करने से परहेज करना चाहिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डेमोक्रेसी में जुडिशरी के रोल एंड फंक्शनिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अफ्रीका में इंडिया और चाइना के बीच कंपटीशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अभिषेक मिश्रा और हर्ष वी पंत के द्वारा। देखो वैसे तो कोविड-19 की महामारी ने पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, लेकिन खास करके अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गरीबी है, अफ्रीका में इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, ज़्यादातर देशों की पब्लिक हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इस महामारी का अफ्रीका पर बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ है और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं इस महामारी को फैलने से रोका जाए। लेकिन वही बात, अफ्रीका में रिसोर्सेज की कमी है, मास्क, वेंटिलेटर्स, इवन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे साबुन, पानी, इनकी भी कमी है। इसलिए अफ्रीका दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मदद के लिए। चाइना जब से महामारी स्टार्ट हुई है अफ्रीकन कंट्रीज़ की मदद कर रहा है। चाइना इस महामारी की सिचुएशन में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करना चाहता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। मेनली देखो चाइना के 3 मकसद हैं। एक तो पूरा वर्ल्ड जो अभी चाइना से सवाल पूछ रहा है कि आपके देश में वायरस कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो इस क्वेश्चन से ध्यान भटकाया जाए वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज़ का मदद देकर। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ज़्यादा देना चाहता है ताकि फोकस जो हो वर्ल्ड का चाइना की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर हो। दूसरा, अफ्रीकन कंट्रीज़ को मदद देने का चाइना का मकसद ये है कि चाइना के प्रति गुडविल क्रिएट करना अफ्रीका के लोगों में, मतलब सद्भावना क्रिएट करना। और तीसरा, अपनी इमेज को चेंज करना। अक्सर चाइना पर यह आरोप लगता है चाइना एक हार्ड पावर है
मतलब चाइना की मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चाइना एक सॉफ्ट पावर नहीं है। तो इन एक्शंस के माध्यम से चाइना अपने आप को एज ए सॉफ्ट पावर भी दिखाना चाहता है, अपनी गुडविल को इंक्रीज करना चाहता है। तो इन लक्ष्यों के साथ चाइना की सरकार ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा मदद दी है। मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भेजे, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, मेडिकल मास्क, ये सब चीज़ें भेजी गई काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ को। इवन जैक माम जो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं, इन्होंने भी अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा मदद दी है वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज़ को। तो कहने का एसेंस ये है, चाइना की तरफ से ना सिर्फ सरकार ने मदद की बल्कि प्राइवेट असिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा आई चाइना की तरफ से अफ्रीकन कंट्रीज़ को। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में खबरें निकल के आईं कि चाइना की जो ग्वांजू सिटी है, इस सिटी में अफ्रीकन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मिस ट्रीटमेंट हो रहा है। एकदम से नरेटिव बदलने लगा कि चाइना में तो अफ्रीका के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ ठीक से बिहेवियर नहीं होता, मिस ट्रीटमेंट होता है उनके साथ। लेकिन चाइना ने जल्दी से इस नरेटिव को चेंज करने की कोशिश की, असिस्टेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करके और इस प्रकार की खबरों को सेंसर करके। देखो, अफ्रीकन कंट्रीज़ का सपोर्ट चाइना काफ़ी ज़्यादा लेता है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड का चुनाव था। चाइना ने अपने पसंद के कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड पर अफ्रीकन कंट्रीज़ का डिप्लोमेटिक सपोर्ट लिया। इवन अभी फ़िलहाल जो WHO के हेड हैं टेड्रोस, वो भी चाइना के पसंदीदा कैंडिडेट हैं और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को इलेक्ट करवाने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक सपोर्ट का चाइना ने सहारा लिया। तो इसी वजह से अब चाइना जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है पिछले कुछ सालों में। लेकिन देखो, एक चीज़ यहाँ पे बताने लायक ये है, चाइना अफ्रीकन कंट्रीज़ में एलीट्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब जिनके पास पावर है। इस आर्टिकल के लास्ट में आएगा, इंडिया की जो अप्रोच है वो चाइना से अलग है। इंडिया लोगों पर ध्यान देता है, एलीट लोगों पर ध्यान नहीं देता है। तो कई बार चाइना के खिलाफ अफ्रीका के लोगों में तो नफरत होती है कि चाइना ने घटिया माल सप्लाई कर दिया, या फिर चाइना की सिटीज़ में अफ्रीकन सिटीजन्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन ये शिकायतें अफ्रीकन कंट्रीज़ के एलीट लोगों तक नहीं पहुंच पाती, यानी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो सत्ता तक बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ के सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो चाइना से इन चीज़ों की शिकायत नहीं करते हैं। वैसे भी चाइना का सबसे प्लस पॉइंट ये है, मतलब एडवांटेज चाइना के पास ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से अफ्रीका में चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इंडिया की। आर्टिकल के शुरुआत में हमने चाइना की बातें की, अब इंडिया की बात करते हैं। देखो, ये क्राइसिस की जो सिचुएशन है, इंडिया के पास भी एक मौका लेके आई। इंडिया अपनी विलिंगनेस दिखाए, कैपेसिटी दिखाए अफ्रीका में काम करने की, ये दिखाने की हम भी एक रिलायबल ग्लोबल पावर हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएंगे इस विपत्ति की कंडीशन में, विपत्ति की सिचुएशन में। तो इंडिया ने भी महामारी की सिचुएशन में अफ्रीकन कंट्रीज़ को मदद भेजनी स्टार्ट की। वैसे देखो, इस महामारी से पहले भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अफ्रीका का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान था। हम अफ्रीकन कंट्रीज़ को काफ़ी सारी एड दे रहे थे। 2015 में जो इंडिया अफ्रीका समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसमें भी हमने ऑलमोस्ट $10 बिलियन की एड देने का ऐलान किया था अफ्रीकन कंट्रीज़ को। और महामारी आने के बाद इंडिया, जिसे फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि देखो इंडिया में कम कॉस्ट की जेनरिक मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं और हम इन मेडिसिन्स को अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो कई बार जब वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया की जेनरिक मेडिसिन्स पर बैन लगाने की बात करते हैं, तो अफ्रीकन कंट्रीज से भी विरोध आता है कि भैया हम तो इंडिया से जेनरिक मेडिसिन्स को इंपोर्ट करके हमारा काम चलाते हैं और आपने इन पर बैन लगा लिया तो ना सिर्फ इंडिया को नुकसान पहुंचेगा बल्कि हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा।
इसके अलावा हम रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में। महामारी आने के बाद हमने 25 अफ्रीकन कंट्रीज़ को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की ड्रग्स भेजी। इसके अलावा हमने डॉक्टर्स को सेंड किया वहाँ पर, पैरामेडिक्स भी वहाँ पर भेजे। शुरुआत में हमारी मदद के जो बेनिफिशरीज थे वो इंडियन ओशन में जो अफ्रीकन कंट्रीज़ आते हैं वो थे, जैसे मॉरिशस, सेशल्स, कोमोरस, मेडागास्कर। ये सब इंडिया के मिशन सागर का पार्ट भी हैं। वैसे तो महामारी की सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी हम अफ्रीका के वेरियस कंट्रीज़ तक मदद पहुंचा पाए। इसके अलावा एक इनिशिएटिव है E-ITEC कोविड-19। इस इनिशिएटिव में क्या है, अफ्रीका के वेरियस कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स हैं या फिर सार्क कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारे देश में डॉक्टर्स ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी हैं इस महामारी पर काबू पाने में, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाता है सार्क कंट्रीज़ के डॉक्टर्स के साथ और अफ्रीकन कंट्रीज़ के डॉक्टर्स के साथ। इससे नाइजीरिया, कीनिया, मॉरिशस, नामीबिया, इन देशों के डॉक्टर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। और देखो, इंडिया की जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है या फिर डेवलपमेंट चैलेंज हैं वो सेम है अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह। जैसे हमारे देश में भी काफ़ी जगह पर स्लम्स देखने को मिलते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ अफ्रीका के देश ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मॉरिशस से, इनके साथ इंडिया काम कर रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन पद्धतियों के डोमेन में, जैसे आयुर्वेद की सहायता से कैसे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट की जा सकती है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडिया की जो कम्युनिटी है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जागरूकता पैदा करने में। इंडिया के जो बिजनेसमैन या फिर कंपनीज़ हैं नाइजीरिया में, कीनिया में, उन्होंने बहुत सारा पैसा डोनेट किया है इस नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में, नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड में। वहाँ पर गुरुद्वारा, टेम्पल, ये डेली बेसिस पर हज़ारों लोगों को फीड कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लास्ट में देखो कंपैरिजन किया जाता है कि इंडिया भी अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच को यानी डिप्लोमेटिक पहुंच को इंक्रीज़ कर रहा है अफ्रीका में, और चाइना भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन दोनों की अप्रोचेस में डिफरेंस है। चाइना का फोकस है मनी पर, ज़्यादा पैसा देने पर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करने पर, यानी एलीट लोगों के साथ संबंधों को इंक्रीज़ करने पर। इसके अलावा चाइना का फोकस पीपल टू पीपल टाइज को इंक्रीज़ करने पर नहीं है। हमारा फोकस पीपल टू पीपल टाइज को इंक्रीज़ करने पर है। हमारा फोकस इस बात पर है कि लोकल कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए। हम अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ इक्वल पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता है। तो इसलिए हमारी जो अप्रोच है इसके सफल होने के ज़्यादा चांसेस हैं फ्यूचर में। जैसे देखो, हमारी सॉफ्ट पावर अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा है। एक और एग्जांपल मैं आपको सिंपल देता हूँ। अफ्रीका के देश में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट डेवलप करना हो तो हमारी कोशिश ये होती है लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर, मतलब लोकल लेवल पे जॉब्स जनरेट हों, लोकल लेवल पे मशीनरीज को प्रोक्योर किया जाए ताकि वहाँ की इकोनॉमी को फ़ायदा हो और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। लेकिन चाइना वाले क्या करते हैं, अपने वहाँ से एम्प्लॉयज़ लेकर आएंगे, सारी मशीनरी लेके आएंगे, तो इससे लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट रहती है कि भैया हमें क्या फ़ायदा हुआ, सारा कुछ तो आप वहीं से लेके आए हो। तो इंडिया का जो फोकस है वो लोकल कैपेसिटी को इन्हेंस करने पर होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्कफोर्स हैबिट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वैसे तो इंडिया के बारे में कहा जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी फ़िलहाल इंडिया के पक्ष में है। मतलब इसका ये है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। बट महामारी की सिचुएशन में क्या देखने को मिला, वैसे कोई निश्चित आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है 1 करोड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब वर्किंग एज में आने वाले जो लोग हैं, वो विभिन्न स्टेट से अपने अब होम स्टेट की तरफ जा चुके हैं। अब निश्चित तौर पर देखो, मोस्टली जो हैं वो इतना जल्दी तो वापस उस स्टेट में नहीं आने वाले हैं जहां से वो अपने
नेटिव स्टेट में गए हैं। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, अब इन राज्यों में वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित होंगी। एक्चुअली सरकार ने कदम तो उठाए, लेकिन सरकार ने कदम उठाने में काफ़ी देर कर दी। अब फिर से भरोसा जीतना होगा वर्किंग क्लास के लोगों का, ताकि वो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट में आकर काम कर सकें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्मूथली चल सकें। इसके अलावा देखो, हमारे देश में जो 10% वर्कर फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो भी कम परेशानियों का सामना नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ने फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पिंक स्लिप थमा दी, मतलब छटनी होने लगी, उनको बोल दिया गया आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। बहुत सारे वर्कर्स की सैलरी काटी गई। वैसे एक तरफ सरकार ने आदेश दिया था कि विभिन्न कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से ना निकालें और उनको उनकी पूरी सैलरी दी जाए, लेकिन देखो सरकार को भी पता है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी छोटी जो फर्म्स हैं, अब जैसे देखो TCS जैसी कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो तो झेल जाएगी, वो इस लॉस को एब्जॉर्ब कर जाएगी, लेकिन बहुत सारी MSMEs ऐसी हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि लगातार 3 महीने के लिए सैलरीज दी जाएं, काम बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता या फिर वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं। ये समझते हुए सरकार ने एक अनाउंसमेंट ये की कि इन फर्म्स को एम्प्लॉयज़ के EPF में यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन देखो आर्टिकल के अनुसार ये तो बिल्कुल भी इनफ नहीं है। ऐसा करने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि विभिन्न जो MSMEs हैं वो ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हों, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकें, इवन वो काम नहीं कर रहे हैं तब भी। इसके बाद कुछ स्टेट्स ने देखो क्राइसिस को देखते हुए रिफॉर्म लाने की कोशिश की, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। एक्चुअली में क्या है, क्योंकि अब वेरियस फर्म्स और कंपनीज अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए जो वर्किंग आवर्स हैं उनको इंक्रीज करने का प्रोविज़न किया गया है, जैसे 8 से 12, ताकि कंपनीज अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम कर सकें, बेशक वर्कर्स कम हो तो भी। हालांकि देखो लेबर जो है ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और यूपी, मध्य प्रदेश, इनके द्वारा ये जो फैसले लिए गए हैं इनको अप्रूवल मिलनी ज़रूरी है सेंटर से, और देखना ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोट देती है वेरियस जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उन पर, या फिर नहीं देती हैं। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो जितना जल्दी हो सके इन इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर इकोनॉमी को पटरी पर लाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर से रिवाइव करना है, चूँकि अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो वर्क प्लेसेस पर हाइजीन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉयज़ का भरोसा जीता जा सके कि वर्क प्लेस पर जाना एक प्रकार से खतरे भरा काम नहीं है, ये रिस्की नहीं है। जितना ज़्यादा आप हाइजीन पे इन्वेस्ट करोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दोगे, उतना ही एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा ट्रस्ट होगा वर्क प्लेसेस पर आने में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया वर्क फोर्स हैबिट्स से संबंधित, और हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।